हेलो एवरीवन, वेलकम टू साहिबा मेडिकल एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और अच्छे से मन लगा कर पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे टॉपिक पर। तो जो हमारा टॉपिक है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में है कि माइकोबैक्टीरियम जनरली होते क्या हैं, वो किस तरह से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो माइकोबैक्टीरियम जो है सिंपल सा माइकोबैक्टीरियम के बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद उसकी सब स्पीसीज़ के बारे में देखेंगे कि जनरली जो माइकोबैक्टीरियम है वो हमारे कहाँ लंग इन्फेक्शन कॉज करता है, वो कैसे दिखाई देता है, किससे हम स्टेन करेंगे, हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जनरली हम देख रहे हैं माइकोबैक्टीरियम के बारे में। तो माइकोबैक्टीरियम क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम जो है वो हमारा ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होता है। ठीक है, ये एरोबिक इन नेचर का होता है, मतलब यह जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करता है। ये नॉन मोटाइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसमें मोटिलिटी के लिए कोई फ्लैजला वगैरह नहीं प्रेजेंट होते और ना ये मूवमेंट करता है। ये नॉन कैप्सुलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, इसके ऊपर कैप्सूल्स की आउटर कवरिंग्स प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है नॉन स्पोर फॉर्मिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब यह स्पोर्स का प्रोडक्शन नहीं करता। ठीक है, बीजाणु का प्रोडक्शन नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दे आर डिफ़िकल्ट टू स्टेन, मतलब इसकी जो स्टेन होती है वो डिफ़िकल्ट होती है। बट व्हेन इट स्टेन वंस देन दे आर रेजिस्ट टू डिकोलाइजर विद डिफ़िकल्ट मिनरल एसिड, सो दे आर कॉल्ड एसिड फास्ट बेसिलाई। मतलब ये जो स्टेनिंग होती है ये इसको हमें स्टेन करना डिफ़िकल्ट होता है, बट इसको हम जो डिकोलाइजर स्टेन होती है उसके प्रति ये रेजिस्ट होता है, इसलिए हम इसे डिकोलाइजर स्टेन से स्टेन कर सकते हैं, जिसे हम डाइल्यूट मिनरल एसिड या फिर AFB स्टेन भी बोलते हैं। AFB स्टेन मतलब एसिड फास्ट बेसिलाई स्टेन भी हम इसे बोलते हैं। जनरली द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर स्लोली, मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है इसकी जो ग्रोथ होती है वो स्लोली आती है। ठीक है, अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो जो हैंसन नामक एक साइंटिस्ट थे उन्होंने 1868 में इसको डिस्क्राइब किया था। उन्होंने देखा था कि लेप्ला बेसिलाई होता है जिसके फर्स्ट मेंबर ऑफ द जीनस के अंदर इसको देखा गया। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है रॉबर्ट कोच ने 1882 में इसे डिस्कवर किया था मैमलियन ट्यूबरकल बेसिलाई में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग माइकोबैक्टीरियम को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है? तो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग माइकोबैक्टीरियम जो है उसको 4 कैटेगरी में बांटा गया। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉम्प्लेक्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ट्यूबरक्लोसिस क्वेस करने के लिए ह्यूमन्स बीइंग में, मैन में। ठीक है, सेकंड होता है माइकोबैक्टीरियम लेपेरी। माइकोबैक्टीरियम जो लेपेरी होता है वो हैंसन बेसिलाई होता है जो कि लेप्रेसी क्वेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया। और आगे देखते हैं हम फोर्थ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सब स्पीसीज है वो आता है सेप्रोफाइटिक माइक्रोबैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको चार ही। आगे बात करते हैं, हम फर्स्ट वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। हम जनरली सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में इसकी जो सभी स्पीसीज है उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो हम फर्स्ट स्पीसीज के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट स्पीसीज हमारी है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में हम बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी। तो ये कैसा होता है? हमारा स्लेंडर इन शेप्ड का होता है। ठीक है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है स्ट्रेट होता है, सीधा होता है। ठीक है, स्लाइडली कर्व्ड होता है, मतलब इसके जो एंड होते हैं वो स्लाइडली कर्व्ड होते हैं एंड राउंडेड एंड प्रेजेंट होते हैं। इसमें आगे देखते हैं अरेंज्ड इन सिंगल पेयर इन और स्मॉल क्लम्प, मतलब ये सिंगल पेयर और स्मॉल क्लम्प्स में अरेंज होता है। क्लम्प्स मतलब गुच्छेनुमा संरचना में ये अरेंज होता है, जैसे कि अभी हमने आपको पीछे दिखाया था ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। ये देखो ये क्लम्प के फॉर्म में दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये इस तरह से क्लम्प में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट होता है। इस तरह से क्लम्प का फॉर्मेशन हो रखा होता है। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये 2 टाइप से इन्फेक्शन कोज करता है। जब लंग्स में इन्फेक्शन कोज करता है तो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं हम इसे। और लंग्स के अलावा अगर हमारे अदर बॉडी पार्ट में जैसे कि स्टमक वगैरह में, किडनी में, हमारे बोन्स में इन्फेक्शन कॉज करने के लिए बॉडी कैविटी में इन्फेक्शन कॉज करता है तो वो हम उसको सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन बोलते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आगे। जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारा कैसा होता है? हमारा स्मॉल क्लम्प्स में प्रेजेंट होता है। क्लम्प्स हमने आपको दिखाई दी किस तरह से दिखाई देता है। इसका जो डायमीटर होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, इसके फॉर्म में हम लेंथ होती है 0.2 से 0.8 में इसकी लंबाई होती है। म्यू एम में दे रखी है इसकी लंबाई को। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई को। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ये एसिड फास्ट बेसिलाई होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम नॉन स्पोर फॉर्मिंग, स्पोर्स का प्रोडक्शन नहीं करता है, नॉन कैप्सुलेटेड होता है। देन नॉन मोटाइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। आगे बात करते हैं ये जो
माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारा ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है, बट डिफिकल्ट टू स्टैंड विथ ग्राम स्टैंड बिकॉज सेल वॉल ऑफ द ऑर्गेनिज्म डज नॉट पेनेट्रेट बाय ग्राम स्टैंड। मतलब ये जो इसकी जो स्टैंड होती है वो उसको हमें ग्राम स्टैंडिंग के थ्रू स्टैंड करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑर्गेनिज्म में जो ग्राम स्टैंड होती है, ग्राम स्टैंडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो सेल वॉल है उसके अंदर पेनेट्रेशन की प्रोसेस नहीं कर पाती, पेनेट्रेट नहीं होती। आगे बात करते हैं। सो ए स्पेशल स्टैंड झिल नेल्सन स्टैंड आर यूज्ड फॉर द स्टैंडिंग एंड स्टडी ऑफ द मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसके ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो स्टैंडिंग होती है उसकी इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टैंडिंग को हम जनरली क्या कहते हैं? तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको स्टेन करने के लिए हम स्पेशल स्टेन यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं जेडेन स्टेन। जेडेन स्टेन को ही हम झिल नेल्सन स्टेन बोलते हैं। जेडेन स्टेन 2 मेथड से की जाती है, एक हॉट मेथड होती है, एक कोल्ड मेथड होती है। ठीक है, वो मेथड की बात अलग है, हम आपको फिर कभी उसके बारे में समझाएंगे कि मेथड क्या होता है, किस तरह से प्रिपेयर करते हैं स्टेनिंग मेथड को। ठीक है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को स्टेन करने के लिए झिल नेल्सन स्टेन मेथड का यूज़ किया जाता है। ये जो स्टेनिंग होती है ये इस स्टेनिंग के थ्रू हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टेनिंग की स्टडी कर सकते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं। किसकी स्टडी कर सकते हैं? ट्यूबरकल बेसिलाई यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो कि टीबी कॉज करता है, टीबी कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बेसिलाई, हम उसकी स्टडी इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ट्यूबरकल बेसिलाई आर ऑल्सो स्टेन विथ फ्लोरोसेंट डाई। मतलब ये जो ट्यूबरकल बेसिलाई है हम इसको फ्लोरोसेंट डाई के थ्रू स्टैंड करके देख सकते हैं। जो फ्लोरोसेंट डाई होती है उसको क्या बोलते हैं? ओरामाइन ओ एंड रोडामाइन। इन ओरामाइन ओ एंड रोडामाइन के थ्रू हम इसे स्टैंड कर सकते हैं। इट गिव्स येलो कलर। ओरामाइन एंड रोडामाइन्स के थ्रू हम इसे स्टैंड करेंगे, स्टैंड करने के बाद हमें इसमें क्या मिलेगा? येलो कलर देखने को मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं इसके कल्चर के बारे में। तो कल्चर में जनरली क्या होता है? कल्चर जब हम लगाएंगे तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखेंगे कि ऑब्लिगेट माइक्रोब होता है, मतलब कि इसको ग्रोथ करने के लिए स्ट्रिक्टली ऑक्सीजन की अब्सेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, स्ट्रिक्टली क्या ज़रूरत है? ऑक्सीजन की अब्सेंस की रिक्वायरमेंट है। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती तभी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑब्लिगेट एरोब, जो कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में ग्रो करता है, स्ट्रिक्टली ऑक्सीजन की अब्सेंस में ग्रो करता है। आगे देखते हैं बेसलाई ग्रो स्लोली ऑन कल्चर मीडियम। मतलब ये जो बेसलाई होता है वो स्लोली ग्रो करता है कल्चर मीडिया के अंदर। इसका जो pH होता है 6.4 to 7.0 होता है। एट 37 डिग्री सी फॉर अबाउट 2 वीक। मतलब इसका जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सी टेम्परेचर होता है और 2 वीक के अंदर ये ग्रो कर जाता है। बट सम टाइम इट मे बी टेक अप टू 6 to 8 वीक। मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है इसको ग्रो करने के लिए कभी कभी 6 to 8 वीक का समय लग जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म एनरिच मीडिया आर यूज। मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसकी ग्रोथ कराने के लिए हमें एनरिच मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। लुवेन उसके बाद हम मीडियाज़ के नाम वगैरह देख लेते हैं। तो क्या होता है हमारा? हम लुवेन स्टेन जेनसन मीडिया का यूज़ करते हैं। लुवेन स्टेन जेनसन मीडिया क्या होता है? हमारा एलजे मीडिया होता है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए किया जाता है। और डॉर्सेट एग मीडियम जो है इसका यूज़ हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए करते हैं। एक डॉर्सेट मीडिया और एक होता है हमारा एलजे मीडिया। ये दोनों क्या होते हैं? हमारे सॉलिड मीडिया होते हैं। आगे बात करते हैं डुप्स मीडियम एंड मिडिल ब्लॉक। डुप्स मीडियम एंड मिडिल ब्लॉक ये दोनों क्या होते हैं? हमारे लिक्विड मीडिया की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ऑफ इंक्यूबेशन कॉलोनीज आर ड्राई रफ्ट और बफ्ड कलर। मतलब हम जब इसका एक कॉलोनी को इंक्यूबेट करेंगे, इसका इंक्यूबेशन करेंगे तो इसकी जो कॉलोनीज होती है वो ड्राई दिखाई देती हैं, ये जो होती है वो बफ्ड कलर में हमें ऑब्जर्व होती है। उसके बाद रेज्ड विद ए रिंकल सरफेस। मतलब इसकी जो सरफेस होती है उसके ऊपर रिंकल्स निकल आते हैं। ठीक है, उसके बाद टेनिसियस नॉन ईजिली नॉट इमल्सिफिएबल। टेनिसियस मतलब जैसे गुदगुदा क्या बोलते हैं? जैसे कि गोंद होता है ना, गोंद जो पेड़ों में लगता है कैसा होता है? दिखाई देता है, मतलब लाइक सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो वैसे ही जो उसके अंदर का वो स्ट्रक्चर होता है ना, गोंद का जो नेचुरल गोंद होता है, गुदगुदा सा स्ट्रक्चर होता है, हम उसी को बोलते हैं टेनिसियस। मतलब इसका स्ट्रक्चर जो होता है गुदगुदी जैसा कठोर होता है, ना तो सॉलिड होता है ना वो लिक्विड होता है, मतलब सेमी सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो हम उसी को बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है टेनिसियस की तरह होता है, मतलब इसकी जो ग्रोथ होती है वो उसी तरह से हमें दिखाई देती है। और ये नॉट इमल्सिफिएबल होता है, मतलब ये किसी भी चीज़ में ईजिली घुलनशील नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोग
लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूज़न हो, अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रही, कोई लाइन समझ में नहीं आ रही, अगर आपके कहीं पर भी डाउट हैं तो बेशक आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। आप कमेंट करके हमें बताइए, इंशाल्लाह हम आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोकेमिकल टेस्ट के बारे में हम इसके बात करें तो बायोकेमिकल टेस्ट में हम क्या करेंगे, इसके में एक हम तो नाइट्रेट का रिडक्शन करेंगे। तो जो नाइट्रेट होता है वो रिड्यूस करता है नाइट्राइट में, और एक होता है नियासिन टेस्ट। जो नियासिन टेस्ट होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए किया जाता है। जब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का डेमोस्ट्रेशन करेंगे हम इसमें, अगर माइकोबैक्टीरियम जो प्रेजेंट है तो ये जो टेस्ट होता है वो कैसा आता है, हमारा पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए स्पेशल टेस्ट लगाया जाता है जिसको हम बोलते हैं नियासिन टेस्ट। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम इसके रेसिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो रेसिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको हम 60 डिग्री सी पर अगर हीट करेंगे तो हम इसे 15 से 20 मिनट के अंदर किल कर सकते हैं। ठीक है, और 80% एथेनॉल या एथेनॉल के अंदर 2 से 10 मिनट के लिए हम रखेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली किल हो जाएगा। आगे देखते हैं किल्ड बाय डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर फॉर 2 आवर। मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में 2 घंटे तक आएगा तो 2 घंटे तक डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में आने से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाता। बट इन स्पूटम सैंपल में इट में रिमेन अलाइव फॉर 20 to 30 आवर। मतलब ये जो स्पूटम सैंपल्स होता है ना, स्पूटम के अंदर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो 20 से 30 घंटे के अंदर तक जिंदा रहता है। उसके बाद देखते हैं डिस्ट्रॉय बाय आयोडीन टिंचर इन 5 मिनट। मतलब कि हम ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि किसी को इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, ठीक है, उसकी बॉडी में बॉडी कैविटी में घाव बन गया, वहाँ पर फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है, फ्लूइड का सिक्रेशन हो रहा है। जनरली माइकोबैक्टीरियम क्या करता है, जहाँ का इन्फेक्शन कोज करता है वहाँ पर फ्लूइड डिस्चार्ज होने लगता है, मतलब फ्लूइड का सिक्रेशन होने लगता है। तो अपन को वो एरिया क्लीन करना रहेगा तो वहाँ पर भी माइकोबैक्टीरियम प्रेजेंट हो सकते हैं। मतलब जनरली इसे ड्रेसिंग वगैरह करेंगे तो हमें उसे टिंचर आयोडीन से क्लीन करना है। अगर वहाँ पर माइकोबैक्टीरियम प्रेजेंट होंगे तो 5 मिनट के अंदर किल हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं सेंसिटिव टू अल्ट्रा वायलेट रेस एंड सनलाइट। मतलब ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है वो अल्ट्रा वायलेट रेस एंड सनलाइट के प्रति क्या होता है, सेंसिटिव होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई इट रिमेन वाइबल फॉर 8 to 10 डे। मतलब इसके जो ड्रॉपलेट होते हैं न्यूक्लियस के वो जो 8 to 10 डे तक प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम जनरली स्नीचिंग करते हैं, छींकते हैं, छींकने के थ्रू क्या होता है, जो ड्रॉप्स होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में जाते हैं। उन ड्रॉप्स के अंदर भी जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बेसलाइन है वो 8 से 10 दिन तक जिंदा रहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, आगे बात हम करते हैं इन कल्चर इट रिमेन वाइबल फॉर 6 to 8 मंथ। मतलब जब हमें इसका कल्चर लगाना है तो इसके लिए हमें 6 to 8 मंथ का टाइम चाहिए रहता है। ठीक है, 6 to 8 मंथ के अंदर हम इसका कल्चर लगा सकते हैं। ये जो 6 to 8 मंथ के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा रहता है। रिमेन का मतलब होता है जिंदा रहना, एट रूम टेम्परेचर पर यह जिंदा रह सकता है। आगे बात करते हैं रेजिड टू 5% फिनोल। 5% फिनोल के प्रति रेजिस्ट होता है। 50% सल्फ्यूरिक एसिड एंड 5% ऑक्सैलिक एसिड के प्रति क्या होता है, रेजिस्ट होता है। एंड 4% हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रति भी यह रेजिस्ट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कहाँ तक बात करी थी हमने इसके। अब देखते हैं हम इसका एंटीजेनिक स्ट्रक्चर। माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है उसके लिए। तो ये जो माइकोबैक्टीरियम है जनरली हमारा क्या करता है, अब इसके हम एंटीजेनिक स्ट्रक्चर की बात करें तो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर होता है। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर के प्रति क्या करते हैं, हम इसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है हमारा 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट है हमारा सेल वॉल एंटीजन और सेकंड होता है साइटोप्लाज्मिक एंटीजन। जो सेल वॉल एंटीजन होता है वो हमारा लिपिड, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना होता है। इसमें लिपिड कॉन्टेंट 60% होता है और अदर होते हैं। ठीक है, अब साइटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स की बात करें यानी कि साइटोप्लाज्मिक एंटीजन जो होते हैं वो जनरली काय से बने होते हैं, हमारे प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अब हम इसके पैथोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं। पैथोजेनेसिस क्या होता है, पैथोजेनेसिस में इन्फेक्शन आर कॉमनली स्प्रेड बाय इनहेलेशन ऑफ इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स। मतलब ये जो इन्फेक्शन होता है ना पेशेंट इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट के थ्रू फैलता है। ठीक है, उसके बाद ड्रॉपलेट बाय अ पेशेंट विद अ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। इसका जो इन्फेक्शन होता है जब यह लंग्स में इन्फेक्शन कॉज करता है तो हम इसे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। ठीक है, ट्यूबरकल बेसिलाई जो होते हैं ना उसको मैक्रोफेजेस सेल्स होती है उसको इंगल्फ करने का काम करती है, मतलब उसका फेगोसाइटोसिस का फंक्शन करती है।
but they survive and multiple macrophages then used अरे एक सेकेंड, चलो क्या बात कर रहे थे हम? पैथोजेनेसिस के बारे में। पैथोजेनेसिस में दे सर्वाइव एंड मल्टीपल मैक्रोफेजेस देन यूज दे मोस्ट सेल एंड इन्फेक्ट अदर मैक्रोफेजेस। मतलब ये जो मैक्रोफेजेस सेल होती है वो मल्टीप्लिकेशन का वर्क करती है, अदर जो होस्ट सेल होती है उसको इन्फेक्टेड भी कर देती है। सो सम टाइम इट में डिसअमाइनेटेड टू लंग्स एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब कुछ ही टाइम में ये हमारे लंग्स एंड अदर बॉडी के अदर पार्ट में फैल जाता है, डिसअमाइनेटेड हो जाता है, मतलब फैल जाता है। इन लंग्स इट कोएस पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इट कोएस एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। मतलब लंग्स में इन्फेक्शन कॉज करता है तो हम इसे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, और लंग्स के अलावा बॉडी के अदर पार्ट में इन्फेक्शन कॉज करता है तो हम उसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। अब आती है नेक्स्ट हमारी एलडी। तो एलडी के बारे में हम कल बात करेंगे, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपने डाउट्स हमसे क्लियर कर सकते हैं, आप ज़रूर पूछिए, हम आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। मतलब कल तो आपको लैब डायग्नोसिस के बारे में समझाना है, ठीक है? इंशाल्लाह हम आपको लैब डायग्नोसिस के बारे में समझाएंगे। दुआ की दरख्वास्त, जज़ाकल्लाह।